भाई वीडियोस में आवाज तो सही आ रही थी ना? अच्छा ठीक है। अब नहीं होने का। भाई इसमें नॉइस बहुत आएगी जितने बोलोगे खुद से, तो शांत हो जाओ। मैंने लास्ट आपको एक हेडिंग डलवाई थी या एक बारे में बताया था, जल डमरू मध्य। इसे जल संधि भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्टेट कहते हैं। और जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जल डमरू मध्य या जल संधि क्या होती है। जल वाले भागों को तो क्या करती है? जोड़ती है। और जो स्थल वाले भाग हैं उनको क्या करती है? अलग। स्थल वाले भागों को अलग करती है, यही तो बताया था। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दो लिखवा दिए थे, एक जिब्राल्टर जल संधि और एक बेरिंग जल संधि। हेडिंग डलवाई थी एशिया के प्रमुख जल संधि, राइट? तो हेडिंग डालिए एशिया की प्रमुख जल संधि। एशिया की प्रमुख जल संधि। और इसमें मैं एक बता चुका हूं आपको, जिसका नाम था क्या? बेरिंग जल संधि। पर जिब्राल्टर एशिया की नहीं है ना? बिल्कुल एशिया की है। कौन सी? बेरिंग जल संधि। एक बार फिर से देख लो कहां है। यहां पर है एशिया। एशिया का ये पड़ता है साइबेरिया। क्या पड़ता है? और इधर पड़ता है अलास्का। इसको कहते हैं अलास्का। इसी साइबेरिया और अलास्का के ऊपर एक चुक्की सागर है। कौन सा सागर है? चुक्की सागर। और इसी के नीचे है कौन सा सागर? बेरिंग सागर। तो यहां है कौन सा स्टेट? बेरिंग जल संधि। इसे ही क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। तो यहां पर बेरिंग जल संधि जल वाले भागों को तो क्या करती है? जोड़ती है। और स्थल वाले भागों को क्या करती है? अलग। तो जल वाले भाग कौन से होंगे? चुक्की सागर प्लस बेरिंग सागर को तो क्या कर रही है? जोड़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अलग किसको करती है? साइबेरिया जो कि एशिया में है, और दूसरा अलास्का जो कहां है? नॉर्थ अमेरिका में। इनको क्या करती है? अलग करती है। किसकी समझ में नहीं आई? हाथ उठाओ। बेरिंग जल संधि किसकी समझ में नहीं उठाई आई है? हाँ जी, हाँ, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए जी।
वो साइबेरिया, हाँ वो सब। अब देखो ध्यान से, सिर्फ इंपोर्टेंट सी बता रहा हूं। ये पूरा पड़ता है इंडोनेशिया। हाँ जी बताओ। ऊपर है आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर है वो सबसे ऊपर है। देखो जरा, इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग, ये वाला, ये है म्यांमार का। किसका है? और ये नीचे वाला भाग है मलेशिया का, और यहां पड़ता है सिंगापुर। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में थोड़ा सा गैप है, जैसे नदी नहीं हो जाती वैसा गैप है थोड़ा सा। उसके बाद ये पड़ता है सुमात्रा, ये पड़ता है जावा, ये पड़ता है बोर्नियो द्वीप, ये पड़ता है सुलावेशी द्वीप, ये पड़ता है न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो सागर है, ये वाला, इस वाले सागर को कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? थाईलैंड की खाड़ी। ये केवल इतनी है, ठीक है भाई। और जो ये वाला सागर है, इसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी चीन सागर। इसी दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस है, जहां एशिया का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरी खाई जो पानी के नीचे है, जिसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। क्लियर है? वो स्थित है। इसके यहां पर एक सागर है, इस सागर को कहते हैं जावा सागर। क्या कहते हैं इसको? ये पूरा का पूरा जावा सागर, जावा सागर। और इसी के ऊपर यहां भी एक सागर, ये हो गया दक्षिणी चीन सागर का, यहां भी एक सागर पड़ता है। इस सागर का नाम है सेलेबीज। सेलेबीज सागर। उसके बाद एक सागर ये पड़ता है म्यांमार के बराबर में, इसे कहते हैं अंडमान सागर। क्या करते हैं? यहां हमारे द्वीप है अंडमान निकोबार, याद है? अंडमान निकोबार के इधर ये कौन सा सागर है? अंडमान सागर। और ये पूरा का पूरा जो सागर है, ये वाला, ये बंगाल की खाड़ी होगी। ये कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बंगाल। और इसी के नीचे ये वाला सागर, ये हो गया नीचे की तरफ हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब मुझे इनसे काम है, बस मुझे क्या है? इनसे काम है, इनसे काम है बस। ठीक है, दूसरी लिखेंगे आप मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि बताऊं? देखिए, मलक्का जल संधि जो है, यह पड़ता है पूरा का पूरा जावा सागर, और यह पूरा का पूरा पड़ता है बंगाल की खाड़ी। यह भी बस, इसमें छोटा सा सागर जो है, इसे क्या कहते हैं? अंडमान सागर। अब देखो, एक तो ये जावा सागर, कौन सा सागर? ये जावा सागर, ये पूरा का पूरा, और एक ये इधर बे ऑफ बंगाल। अभी अंडमान सागर ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहां पूरे के पूरे क्या है? बे ऑफ बंगाल, एक बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के बीच में यहां है
मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? ये वाली। इसी जल संधि का नाम है मलक्का। तो बताओ किस किस को अलग कर रही है और किस किस को जोड़ रही है? बंगाल की खाड़ी और जावा सागर को तो जोड़ रही है, और मलेशिया और सुमात्रा को अलग कर रही है। समझ में आ गया सबके? तो लिख लो इसको। तो कौन से सागर को जोड़ रही है? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी व जावा सागर। इनको क्या कर रही है? जोड़ती है। और याद रखेंगे इसको कहते हैं मलय प्रायद्वीप। मलेशिया को क्या कहते हैं? मलय प्रायद्वीप। तो मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया, व दूसरा आ जाएगा आपका सुमात्रा। इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। बताइए दूसरी समझ में आई? तीसरी, दूसरी का नाम है मकस्सार। मकस्सार जल संधि। कौन सी जल संधि है? मकस्सार। देखो भाई जरा, ये बोर्नियो, ये सुलावेसी। ये बोर्नियो द्वीप है और ये सुलावेसी द्वीप है। इंडोनेशिया के दो द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, बता चुका हूं। इन दोनों द्वीपों के बीच यहां ये जो जल संधि है इसे ही कहते हैं क्या? मकस्सार जल संधि। तो बताओ किस किस के बीच है? किसको जोड़ रही है? सेलेबीज सागर, जावा सागर को तो जोड़ रही है, और अलग को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो सेलेबीज सागर व जावा सागर को जोड़ती है, और बोर्नियो व सुलावेसी को अलग करती है। तो आई होप आपको तीसरा भी समझ में आ गया होगा। चौथा, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, ये देखो सुमात्रा और जावा दिख रहा है यहां, इसी का ही नाम है सुंडा जल संधि। तो बताओ भाई, आप नहीं बोलोगे, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। पीछे इधर सुंडा जल संधि किसको अलग कर रही है और किसको जोड़ रही है? बताओ यहां पे पीछे के चार बस बताओ, किसको जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है? सब कुछ तुम्हारे सामने है। इधर पीछे बताओ। अरे तुम नहीं, इधर पीछे, ठीक है। ये वाला कौन सा है? अच्छा छोटा दिख रहा है, जावा सागर। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। चलो इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो किसको जोड़ रही है? तो आंसर होगा, एक तो हो गया हिंद महासागर व जावा सागर। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। और याद रखेंगे, एक तो सुमात्रा व जावा को क्या करती है? अलग करती है। हो गया? फिफ्थ, सामने से हट जाऊं,
ये रिकॉर्डिंग आपके लिए ही है, टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग से पढ़ा नहीं जाता तो यहाँ समझ लो भाई, है नहीं। इस बार सोच रहा था तो मैं एशिया के एक्चुअल दर्शन कराऊं, तो इसलिए ठीक है। देखो एशिया को ऐसे कराने का मकसद है कि जिसमें रहते हैं उसके बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए। जीके नहीं कराऊंगा एशिया की, आज एशिया खत्म हो जाएगा और इसकी जीके आप करके लाओगे। और मैंने होमवर्क में वो दे भी दी थी इमेजेस शायद। भाई जीके यही तो है ना, सबसे बड़ा पठार कौन सा है एशिया का, सबसे बड़ी नदी कौन सी है लिखवा चुका हूँ, सबसे गहरा गर्त हो गया, सबसे बड़ी झील भी करा दी थी, ये सारी चीज़ तो मैं करा चुका हूँ साथ के साथ। हो गया, चलिए। ये जावा सागर ही है ना पूरा, हाँ ये सारा जावा सागर ही तो है। अच्छा अच्छा, नहीं ये पूरा जावा है, ये लिख तो रहा है यहां। अगला आता है जाहोर, जाहोर जल संधि। जाहोर जल संधि, इसके बाद एक और है, मुझे नहीं पता तुझे इतना फोर्सफुली पढ़ना पड़ रहा है वरना मैं करता भी ना फिर, हाँ। जाहोर जल संधि, देखो ये दिख रहा है, एक तो मलेशिया और एक सिंगापुर, और मैंने इनके बीच में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, गैप। ये गैप ही पानी वाला गैप है। कौन से वाला गैप है, पानी वाला। देखो ऐसे, ये इस तरीके से है और यहां है फिर सिंगापुर, ये मलेशिया वाला भाग, ये सिंगापुर वाला। इन दोनों के बीच में ये जो है ना, ये पानी वाला एरिया है। कैसा एरिया है, तो अलग तो मलेशिया और सिंगापुर को कर रहा है, ये मलेशिया और यहां है दक्षिणी चीन सागर ये वाला, और ये वाला है जो अभी बताया मैंने शुरू वाला, मलक्का जल संधि। ये कौन सी जल संधि है, तो देखो दक्षिणी चीन सागर और मलक्का जल संधि को तो जोड़ रहा है, और किसको अलग कर रहा है, मलेशिया और सिंगापुर को अलग कर रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया, हाँ जी मलक्का ही लिखा जाएगा। मलेशिया तो अब क्या बताऊं बस, तो जोड़ता किसको है, मलक्का जल संधि व दक्षिणी चीन सागर। तो बस एक ही जल संधि है, जल संधि से ही जोड़ती है, बस जोड़ती है। और मलेशिया और सिंगापुर को क्या कर रही है, अलग। और सिंगापुर क्या है भाई, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक का देश। मलेशिया व सिंगापुर को अलग करती है। और लास्ट 6 पाक जल संधि, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यस सर। यहां है श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका, और यहां भरा हुआ है मन्नार की खाड़ी, यहां राम सेतु, और यहां भरा हुआ है मन्नार की खाड़ी। ये क्या है, मन्नार की खाड़ी, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो पाक जल संधि ये हो गया तमिलनाडु भारत का, और ये हो गया श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को तो क्या कर रही है, अलग, और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। समझ में आ गया। तो ये मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है। और याद रखेंगे भारत व श्रीलंका को अलग करती है। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट जल संधि है, इनको एक बार बस देख लेना। किसमें,
सर खाड़ी तो होती है ये? अच्छा हाँ, दोनों, एक छोटी होती है एक थोड़ी बड़ी होती है बस। हाँ, गोल्फ छोटी होती है। आया समझ में? उधर हो जाओ। इससे तो बोर्ड भी तिरछा आता होगा, यहाँ तो हो जाता होगी चौड़ाई कम, यहाँ ज़्यादा। अच्छा मैं उधर जाऊँ? ल नीचे उतर रहा मैं, इसी में रह जाऊँ मैं तो, मैं इधर उधर जाने में ही। किसकी समझ में नहीं आया अभी बता देना भाई। आपने मलेशिया बताया, पर कौन सा होगा बताया? क्या बताया था? बोर्नियो है ना, उसको ऊपर वाले। हाँ वो भी मलेशिया का ही है भाई। मलेशिया दो जगह है, एक तो बोर्निया का पूर्वी भाग और एक ये वाला मलेशिया। ये दोनों के दोनों क्या है? मलेशिया ही है, ठीक है। अरे और कितनी साइड दूं? हो गया? ये तो रिकॉर्ड हो रही, जब जाके ये हाल है इनका वो क्लियर ही आएगा। कर दो रफ। चलो इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे देखो जरा। अब यहां पे क्या है देखो, इसको रफ कर दूं ना अब। देखो भाई, अगर मैं एशिया की जलवायु की बात करूं, ये वाला पॉइंट सारा का सारा किसका है? एशिया का। ये पूरा भाग किसका है? यूरोप। और ये किसका है? एशिया। अगर मैं एशिया की जलवायु की बात करूं तो एशिया की जलवायु को 3 भागों में क्या किया हुआ है? बांटा हुआ है। कितने भागों में? जलवायु के आधार पर एशिया कितने भाग में डिवाइड है? 3 भागों में। इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें 2 चीजें आएंगी। एक तो एशिया का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है और एक एशिया का सबसे गर्म इलाका कौन सा है। समझ में आया? तो 3 भागों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है जी। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही सारे। सबसे पहले आता है मानसूनी या मानसून एशिया। सबसे पहले क्या आता है भाई? आवाज नहीं, फिर इसमें भी आवाज ज्यादा आएगी।
सबसे पहला आएगा मानसून एशिया। सबसे पहले इसको समझेंगे ध्यान से। मानसून एशिया एशिया का कौन सा भाग है? तो याद रखेंगे देखो, एक तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है? तो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। देखो जरा, ये एशिया का नॉर्थ, ये एशिया का साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो एशिया का एक तो दक्षिण यानी कि भारत वाला इलाका और एक दक्षिण पूर्व ये वाला इलाका। तो यहां की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी जलवायु है। इस इलाके में पूरे के पूरे एशिया की 90% वर्षा जो है ना वो इसी एरिया में होती है। कितना? हाँ जी, 90% वर्षा इसी भाग में होती है एशिया की। किसकी? एशिया की। इसीलिए याद रखेंगे एशिया में है विश्व का सबसे या सर्वाधिक वर्षा होने वाला राज्य या देश। तो एशिया में है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और जहां सर्वाधिक वर्षा होती है उसका नाम है मौसिन राम। मौसिन राम जो कहां है? मेघालय में। जहां वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है। कितने सेंटीमीटर? यहां पड़ेगा, यहां मेघालय है और मेघालय में ही पड़ेगा क्या? मौसिन राम। जहां वर्षा क्या होती है? विश्व की सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट? और इससे पहले क्या था? तो वो भी लिख लेना। इससे पूर्व था चेरापूंजी, ये भी मेघालय में ही है। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो मॉनसून एशिया से हमने देखा कि भारत या विश्व एशिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है। तो अगर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहां हो रही है तो एशिया में भी कहां होगी? मौसिन राम में ही होगी। और भारत में भी कहां होगी? मौसिन राम। जलवायु के आधार पर 3 भागों में से एक हुआ। दूसरा आता है शुष्क एशिया। दूसरा आता है शुष्क एशिया। यह कौन सा भाग है एशिया का? तो याद रखेंगे एक तो मध्य एशिया, और मध्य एशिया में स्पेशली मंगोलिया तथा दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया की जलवायु शुष्क है। हाँ जी बताइए, क्या है? हाँ जी, मंगोलिया जंगे का नाम है। एशिया कॉन्टिनेंट की पहला लेक्चर नहीं दिया था? तभी तो भाई यहां है मंगोलिया। ये मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ये सारे के सारे मध्य एशिया के भाग हैं। किसके भाग हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने एशिया के देशों को डिवाइड किया था, अगर याद हो। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, साइबेरिया। भूल गए होंगे, गुड। और दक्षिण पश्चिम, ध्यान से सुनो, दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग। इस वाले भाग की जलवायु कैसी होती है? शुष्क, यानी कि सूखी। इसका मतलब गर्मी यहां क्या पड़ती है? ज्यादा। क्या पड़ती है भाई? ज्यादा। और गर्मी अगर ज्यादा बनेगी तो पानी वाष्प बनकर ज्यादा उड़ेगा, यानी कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वर्षा कैसी होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया? तो शुष्क एरिया में याद रखेंगे एशिया का सबसे गर्म इलाका, एशिया का सबसे गर्म क्षेत्र जो है, ऑब्वियस सी बात है इधर ही पड़ेगा, है या नहीं है? तो आंसर होगा जैमाबाद। ये आप इसको लिखना, जैमाबाद, जैमाबाद।
जैकोबाबाद, जैकोबाबाद लिखना, जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। यहां टेम्परेचर या तापमान जो है वो 58 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? मुजफ्फरनगर में आप 45 डिग्री पे ही मर लो, यहां कितना है? 58 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है नहीं है? इसके अलावा दूसरा सबसे गर्म इलाका आता है तिराक तस्वी के नाम से, जो इजराइल में पड़ता है। कहां पड़ता है? इजराइल में। वहां 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन हमें लिखना है केवल पहला। तो एशिया का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? जैकोबाबाद, पाकिस्तान में है। ये थी कौन सा मानसून? शुष्क एशिया। उसके बाद तीसरा आता है शीत एशिया। हाँ, ठीक ठाक हो जाती है। अगला आता है शीत एशिया। अगला आता है शीत एशिया। ऑब्वियसली बात है, शीत एशिया है तो कैसा इलाका होगा? ठंडा। शीत एशिया में स्पेशली साइबेरिया वाला भाग आता है। कैसा? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला साइबेरिया। साइबेरिया वाला भाग ही क्या कहलाता है? शीत जलवायु होती है वहां की, साइबेरिया। साइबेरिया की जलवायु कैसी होगी? शीत, शीत होगी। और शीत का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। टेम्परेचर कम है या नहीं? बट ठंडी इलाका है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। और टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम। वाष्पीकरण कम तो वर्षा भी कम। और वर्षा कम होने के कारण ही, और शीत या ठंड ज्यादा होने के कारण ही यहां का सबसे ठंडा क्षेत्र या एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र जिसका नाम है बरखो सांख्य या सांख्य। बरखो सांख्य जो पड़ता है रूस में। हाँ, बरखो, हाँ रे, जो कहाँ पड़ता है? रूस में। यहाँ का तापमान जो है, अरे ये सही तो है। अच्छा, रूस। माइनस के 59 डिग्री सेल्सियस, सॉरी माइनस के 69। टेम्परेचर कितना होता है? माइनस के 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये यहां है, यहां। समझ में आ गया? तो ये सबसे ठंडा इलाका है एशिया का। तो तीनों जलवायु से 3 पॉइंट बने। सबसे ज्यादा वर्षा एशिया में, सबसे गर्म इलाका एशिया का, और सबसे ठंडा इलाका एशिया का। हाँ, बारिश ठीक ठाक होगी। मंगोलिया मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मैंने, मध्य एशिया के अंदर मंगोलिया जैसे। कहाँ पे? हाँ हाँ, वर्षा ठीक ठाक होगी। अच्छा, गर्मी ज़्यादा होती है तभी तो वर्षा ज़्यादा होती है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर जून के समय गर्मी क्या होती है? जून जुलाई बढ़िया होती है। तो बारिश की शुरुआत भी तो कहाँ से होती है? जून से होती है। गर्मी के समय में सारी की सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, और ठंडी हवाएं उनको कवर करने के लिए आती है। तो अपने साथ क्या लेकर आती है? क्लाइमेट, मॉनसून। ये थी जलवायु। क्या टाइम हुआ? 12:40। हेडिंग डालो, एशिया का टुंड्रा प्रदेश। ये तो ये नहीं लिखा अभी, डायग्राम में था क्या इसमें? टुंड्रा प्रदेश। बस ये बताना है कि एशिया में टुंड्रा कहाँ है, या टुंड्रा कहाँ पड़ता है। टैगा, टुंड्रा, स्टेपीज कहाँ है? अरे भाई, और कितना स्लो पढ़ाऊं?
ठीक है भाई, मैं आज से स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। इसका मतलब जब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा तब तक एशिया भी खत्म नहीं होगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो, ठीक है? आगे ना समझ में। आज तो लिखा है, लिख तो रखा, तो बराबर से देख लो। हाँ जी, लिखे है या हाँ पता नहीं। एशिया कॉन्टिनेंट में भी कई सारी चीज़ ऐसी है जो अभी भी रुकी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल देश, एशिया के अंदर हर एक कंट्री को पढ़ा जाता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, इन सब चीज़ों को, तो वो चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है? हाँ बस। अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एशिया में टुंड्रा प्रदेश कहाँ है और क्या होते हैं, ठीक है? सिंपल बस। तो पहले देख लो, ये पृथ्वी और ये होगी 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो याद रखेंगे आप लोग कि ये 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अक्षांश देशांतर करा चुका हूं। और जो किसी को प्रॉब्लम आए ना, को यो क्या होता है, तो क्लास से बाहर कर दूंगा, पहले बता रहा। वैसे पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आई। यहां एक 65 डिग्री की अक्षांश रेखा पड़ती है और इसी के नीचे एक 50 डिग्री की। ऐसे ही यहां भी, वैसे नीचे नहीं होता है, ऊपर ही होता है एक प्रोक्स, क्योंकि यहां पानी है ज्यादा। भाई स्थल की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ज्यादा, और पानी की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये होता है टुंड्रा प्रदेश, यानी कि 65 से 90 डिग्री, और 50 से 65 डिग्री वाला ये इलाका होता है टैगा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? टैगा प्रदेश। तो नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया और स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? इन्हीं दोनों प्रदेशों में आ जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। देखो ये बीच में से हटा दूं ना तो साफ दिख जाएगा। देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये तो है टुंड्रा। तो टुंड्रा प्रदेश एशिया के साइबेरिया में है। किस में है? एशिया का ऊपर कौन सा है? साइबेरिया। और जो ये वाला है, ये वाला है टैगा प्रदेश। जब आप छठी सातवीं की बुक उठाओगे ना, स्पेशली सुपर टेट के लिए, तो ये डायग्राम भी बना हुआ है उसमें। इसको क्या कहते हैं? टैगा प्रदेश। क्लियर है नहीं है? और ये यूरोप का भाग है, तो हमें तो केवल इतना देखना है या नहीं है? इसी के नीचे घास है, इसी के नीचे क्या होती है? घास, जिसे कहते हैं स्टेपीज, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कैसी घास है? ठंडे वाले इलाकों में पाई जाने वाली घास है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझ में आ गया कहां है? तो एशिया में टुंड्रा प्रदेश, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यहां तापमान क्या होता है? कम। तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण भी कैसा होता है? कम। और वाष्पीकरण होने के कारण वर्षा भी कैसी होती है? कम। क्योंकि वाष्पीकरण का मतलब है जल का वाष्प में बदलना। तो जल वाष्प में बन के ऊपर गया, संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ,
और धूल कण के साथ जलवाष्प मिलकर बादल बन गए, और बादल से क्या हुई? वर्षा। तो वर्षा भी कैसी होगी? कम। लेकिन वर्षा कम होने के कारण इसका मतलब वर्षा तो होती है, बट कैसी होती है? कम। और वर्षा कम होने के कारण टुंड्रा प्रदेशों में कैसी काई या फिर एक होता है दलदलीय वनस्पति, लाइकेन, बोनी झाड़ियां पाई जाती है। बोनी झाड़ियां पाई जाती है। कैसी झाड़ियां? बोनी झाड़ियां, मतलब पड़ती है बारिश और उसी थोड़ी बहुत बारिश के कारण यहां पर वनस्पति थोड़ी क्या हो जाती है? उग जाती है। समझ में आ गया ना? लेकिन यह भी ज्यादा ऊंचाई तक पाया नहीं जाता है। टुंड्रा का अर्थ ही होता है ऊंची भूमि। यह एक फिशन भाषा का शब्द है जो स्वीडन या किस में बोली जाती है? फिनलैंड में बोली जाती है। और टुंड्रा का अर्थ ही क्या है? इसका अर्थ ही है ऊंची या ऊंची भूमि, हाईलैंड एरिया, ऊंची भूमि। तो ऊंची भूमि पर ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी, सिर्फ मिनिमम ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? ये वाली काई, दलदलीय वनस्पति, लाइकेन, बोनी झाड़ियां, ये सब इस इलाके में पाई जाएगी, इस वाले में ना। वो इसमें नहीं, वो इसमें। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, ये जो टुंड्रा प्रदेश है, इस टुंड्रा प्रदेश की पेटी के नीचे टैगा प्रदेश की पेटी पाई जाती है। टैगा प्रदेश की पेटी पाई जाती है। कौन सा प्रदेश? टैगा प्रदेश। भाई अक्षांश लिखवाने की देखो, अभी मैं आपको टुंड्रा प्रदेश पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ एशिया में टुंड्रा प्रदेश के बारे में बता रहा हूं केवल। क्लियर है नहीं है? तो कितने डिग्री अक्षांश पर है? 50 से 65 डिग्री। तो ये तो आप बस याद रखना क्या होता है। क्लियर है नहीं है? अब देखो, इस टैगा प्रदेश में क्या होता है? टुंड्रा प्रदेश के नीचे पाया जाता है टैगा प्रदेश, और टैगा प्रदेश की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? जमी हुई होती है। कैसी होती है? जमी हुई होती है। होता है ना फ्रोजन सोयल, यानी कि जमी हुई क्या होती है? भूमि, बर्फ से जमी हुई। तो ये मिट्टी क्या होती है? जमी हुई होती है। और इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। कैसी मिट्टी होती है ये? अम्लीय, एसिडिक सॉइल होती है। सुपर टेट में चैप्टर भी है मृदा का, तो और केवल इंडियन सॉइल, ना कि वर्ल्ड। लेकिन फिर भी याद रखना, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और इस मिट्टी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इस मिट्टी का नाम है पोडाजोल या पेडाजोल। इसे क्या कहते हैं? पेडाजोल या पोडाजोल। और इस वनस्पति इस प्रदेश में पाई जाती है शंकुधारी वन। कैसे? शंकुधारी वन, या फिर एक होता है कोणधारी, शंकुधारी वन या कोणधारी वन। जैसे चाड़ का पेड़ नहीं होता, चाड़ का, स्प्रूरस, हाँ वही, हाँ ये टैगा। शंकुधारी वन ऐसे होते हैं, है जी? हाँ ठीक ठाक होती है, ज़्यादा नहीं ऐसे। हाँ क्रिसमस है, बहुत बढ़िया भाई, क्रिसमस ट्री जैसे वो शंकुधारी होते हैं एक तरीके से, या कोणधारी। ठीक है, तो यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी या कोणधारी वन। कौन से प्रदेश में? टैगा प्रदेश में। अब देखो नेक्स्ट, इसी टैगा प्रदेश के नीचे, टैगा प्रदेश के नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्या होती है? पाई जाती है। और इसी का नाम क्या है?
स्टेपिज। स्टेपिज, इसका नाम क्या है? स्टेपिज। तो एशिया में पूछा जाए कौन सी घास पाई जाती है, तो स्टेपिज घास पाई जाती है। समझ में आया नहीं आया? वैसे तो ये समझना सिर्फ आज का ही है, 1 घंटे बाद तो वो फुरफुर हो लेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो बस टुंड्रा प्रदेश के बारे में मुझे ये बताना था एशिया के। तो एशिया के साइबेरिया में है, इसी के नीचे कौन सा है? टैगा प्रदेश, और टैगा प्रदेश के नीचे ही कैसी घास? स्टेपिज की घास। मैं इधर उधर खड़ा होने में रह जमा बस। तुझे भी लेना? ले ले, तो ले लो भाई, फोटो वोटो ले लो इसके जो भी लेने। वीडियो को तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। ये तो नोट ही नहीं कर रहे भाई साहब। अरे भाई हाँ, मिट्टी का नाम दोनों नहीं, केवल इसकी टैगा की। वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, वहाँ मिट्टी का क्या काम? पेडालॉजी, एक पेडालॉजी, एक पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडालॉजी, और पढ़ते आप क्या हो? पेडोलॉजी, पेडो, और वो होती है पेडा। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडालॉजी। हो गया? यही तो है वो नुकीली शंकुधारी। अब देखो, एशिया में केवल और केवल, अगर मैं आपको बताऊं तो 17% भूमि कृषि योग्य है। किस योग्य है? कृषि योग्य है, जिसमें पहला स्थान है भारत का। फर्स्ट प्लेस किसका है? भारत का, और सेकंड पर आता है चाइना। तो पूरी एशिया में केवल 17% भाग ही ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है, और जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी भूमि किसके पास है? भारत के पास है। अब ये भारत की भूमि बेचारी इसी की जनसंख्या का भरण पोषण करने में रह जाती है, हैं 139 करोड़। बिल्कुल है, वो जब फसल पड़ेंगे तब देखेंगे। कर दूं ये रफ?